हाल आपके सवालों पर जाएं उससे पहले हमें एक मैनेजमेंट से भी बात करनी है, क्योंकि नतीजे आए थे पीएनबी के। मुनाफा जो है वो करीब करीब 4508 करोड़ से बढ़ के 5100 करोड़ हो गया था। मुनाफे में ग्रोथ दिखी थी, हालांकि मिले जुले नतीजे थे। अगर आप देखेंगे एनआईआई यानी जो नेट इंटरेस्ट इनकम की फिगर है, वहां पे गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन एसेट क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला था, यानी जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की फिगर है वो अच्छी आई थी। ग्रॉस एनपीए अगर आप देखेंगे 3.45% से घटकर 3.19% आ गया था, ठीक ठाक सुधार यहां देखने को मिला। और नेट एनपीए भी 0.36 से घटकर 0.32% रह गया था। प्रोविजनिंग का फिगर आप देखेंगे तो 643 करोड़ से बढ़ के 1150 करोड़ का आंकड़ा रहा है। ये हो सकता है कि ईसीएल फ्रेमवर्क की वजह से प्रोविजनिंग ज्यादा करनी पड़ी हो, वन टाइम प्रोविजनिंग करनी पड़ी हो, जिसकी वजह से ये प्रोविजनिंग का फिगर ज्यादा दिख रहा है। चलिए काम करते हैं, मैनेजमेंट को शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस बार के नतीजे कैसे रहे। तो पीएनबी के टॉप मैनेजमेंट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित कुमार श्रीवास्तव, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पंजाब नेशनल बैंक के। अमित सर, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। नतीजे आपने पेश किए, नतीजे ओवरऑल अच्छे रहे, मिले जुले नतीजे। कोई अगर आप कहें तो मिले जुले नतीजे रहे, लेकिन कुछ चीजें काफी अच्छी रही, जैसे एसेट क्वालिटी को लेकर काफी सुधार देखने को मिला। मेरा पहला सवाल आपके एनआईआईस के ऊपर है, क्योंकि यहां डिक्लाइन देखने को मिला है, 5% के आसपास का डिक्लाइन यहां देखने को मिला है। और ये तब मिला है जब आपकी लोन ग्रोथ जो है वो लोन बुक ग्रोथ जो है वो 12% की रही है, अच्छी ग्रोथ रही है वहां पे। उसके बावजूद आपके एनआईआई में प्रेशर देखने को मिला है। तो ये प्रेशर कहां से आया है? क्या कोई लोन रिप्राइसिंग की वजह से प्रेशर आया है, या फिर कोई और प्रेशर है जिसकी वजह से आपके एनआईआई में डिक्लाइन देखने को मिला? सर, एनआईआई की यदि आप देखेंगे तो पिछले एक साल के अंदर करीब करीब 125 बेसिस पॉइंट का रेपो रिडक्शन हुआ है, जो कि इमिडिएटली पास ऑन हो जाता है एडवांस में। जबकि डिपॉजिट के ऊपर ओवर द पीरियड जो है धीरे धीरे ये रिड्यूस होता है। तो ये प्रेशर जो है बेसिकली इसी के कारण बना हुआ है कि रेट ऑफ रिडक्शन हमारा जो एडवांस के ऊपर है वो इमीडिएट हो गया, जबकि डिपॉजिट उस हिसाब से रीप्राइस नहीं हुआ है। लेकिन यदि आने वाले समय में हम देखेंगे तो अभी जो है इस क्वार्टर के अंदर हमें जो है रेट ऑफ रिडक्शन फिलहाल हम इन हाउस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से इसकी स्टेबिलिटी आएगी। एंड कुछ अदर सेक्टर्स में हम अपने एडवांसेस को फर्दर बढ़ा रहे हैं, जैसे कि सप्लाई चेन। दूसरा हो गया अपना जो है कैश मैनेजमेंट सर्विसेज और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस, यहाँ से हमको बेटर यील्ड की भी मिलेगा। दूसरा, हम अपने जो है जो लो यील्डिंग एडवांसेस हैं उनको भी हम सेट कर रहे हैं, जैसे आईबीपीसी वगैरह। तो फर्दर इसके रिडक्शन के कारण जो है हमारा जो यील्ड होगा एडवांस के ऊपर वो बढ़ेगा। एंड एनआईआई भी आगे आने वाले समय में इससे बेहतर होगा। ठीक है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में नेट इंटरेस्ट में यहाँ पर एनआई में सुधार की उम्मीद बता रहे हैं। लेकिन आपके जो नए स्लिपेजेस है वो 14% तक बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की रेशो की बात करें तो वहाँ पर सुधार होता हुआ क्वार्टरली बेसिस पर दिखा है। अच्छी रिकवरी है, लेकिन क्या ये आगे भी सस्टेनेबल रहेगी इस तरह से? तो जिसकी हम बात करें तो यदि आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे तो हमारा कंसिस्टेंसी बनी हुई है, करीब 1700 से 1800 करोड़ के आसपास ही स्लिपेजेज रह रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा लोन बुक बढ़ता जा रहा है। तो जहां तक स्लिपेजेस की बात है, बैंक पूरी तरह से आश्वस्त है और बाजार को भी आश्वस्त करना चाहता है कि हमारे जो क्रेडिट पोर्टफोलियो है वो इफेक्टिव मॉनिटरिंग के तहत है, अंडरराइटिंग उसकी अच्छी है। और गोइंग फॉरवर्ड जो है फ्रेश स्लिपेजेस मोर और लेस इसी रेंज में रहेंगे और इसमें कोई बढ़ोतरी होने की संभावना एज ऑफ नाउ नहीं है सर। तो यदि आप देखेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर हम इसी लेवल को मेंटेन कर रहे हैं और आगे भी हम गाइडेंस यही है कि हम इसको मेंटेन करेंगे। तो गाइडेंस भी हमने 1% का दिया हुआ था कि स्लिपेजेस के अंदर होगा फ्रेश स्लिपेजेस, उससे हम काफी नीचे हैं। बिल्कुल। गाइडेंस सर आपने क्रेडिट कॉस्ट को लेकर भी दी है कि आपने जो गाइडेंस दिया है वो 0.5% से नीचे का क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस है। तो जो प्रोविजंस हैं ईसीएल फ्रेमवर्क की वजह से ऑफ कोर्स प्रोविजंस बढ़े हैं, उसके बावजूद आपने ये गाइडेंस दिया है इसको लेकर, क्रेडिट कॉस्ट को लेकर। क्या हमें ये अज्यूम करना चाहिए कि जो नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, उसमें प्रोविजंस को लेकर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, प्रोविजंस नॉर्मल हो जाएंगे, ये बढ़े हुए प्रोविजंस नहीं देखेंगे? सर, हमें प्रोविजन के बारे में समझना चाहिए। इस बार के जो प्रोविजन हमारे बढ़े हुए हैं वो किसी और फैक्टर के कारण है। क्रेडिट क्वालिटी की यदि बात करें, एसेट क्वालिटी की यदि हम बात करें तो उस पर कोई प्रेशर नहीं है, उसके कारण नहीं है। यदि आप 1300 करोड़ का जो पूरा प्रोविजन है यदि आप उसको देखेंगे तो उसमें 955 करोड़ का हमने एक स्पेशल फ्लोटिंग प्रोविजन क्रिएट किया है, जो कि कहीं ना कहीं ईसीएल को ध्यान में रखते हुए किया है। आरबीआई की गाइडलाइन जो ड्राफ्ट गाइडलाइन आई हुई है
आरबीआई ने बहुत ही क्लियर कहा है कि 1 अप्रैल 27 के ऑनवर्ड जो है ईसीएल की गाइडलाइन रोल ओवर होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट ड्राफ्ट गाइडलाइंस हमने जो अपना कैलकुलेशन किया है उसके बेसिस पे सर्टेन शॉर्टफॉल्स है उसको हम ओवर द पीरियड मेंटेन कर रहे हैं और उसी हिसाब से प्रोविजन को क्रिएट कर रहे हैं। यदि मैं उस फैक्टर को हटा दूं तो मुश्किल से 300 से 400 करोड़ ही है जो कि एक्चुअल प्रोविजन है। तो नॉर्मलाइजेशन की यदि बात करें सर, मैं बड़ा सिंपल कहता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ कि हमारी जो एसेट क्वालिटी है वो स्टेबल है एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग के तहत है, तो इस पे कोई भी जो है हमें सरप्राइज आइटम नहीं मिलने वाला है और ये कंसिस्टेंसी बनी रहेगी सर। कि एसेट क्वालिटी यहाँ पर स्टेबल है और आगे जाकर भी अच्छी रहने की उम्मीद है। लेकिन अमित जी, एमएसएमई ग्रोथ कितनी सस्टेनेबल है यहाँ से, और आगे के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप एमएसएमई सेक्टर में? एमएसएमई की ग्रोथ की यदि बात करें सर, इतने बैंक के लिए भी एमएसएमई की ग्रोथ 18% से ज्यादा है। और यदि रिसेंट पास्ट में जो गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेटरी जो है या सिस्टम वाइज फिस्कल जो है जो उन्होंने अनाउंसमेंट वगैरह की है, जैसे कि जीएसटी रेट कट वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह पे कट वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं कंजम्पशन को बूस्ट करेंगे और यदि कंजम्पशन को बूस्ट होगा तो इकोनॉमी को हेल्प मिलेगा। और हम भी इसमें जो है पूरी तरह से हमारा पूरा फोकस रैम के ऊपर है, यानी रिटेल, एग्रीकल्चर और एमएसएमई के ऊपर है, और हम डिजिटल वे के थ्रू भी लोगों तक रीच आउट कर रहे हैं। तो एमएसएमई का ग्रोथ और इकोनॉमी यहाँ से बेहतर ही दिख रही है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एमएसएमई की ग्रोथ इसी हिसाब से बनी रहेगी। बिसाइड्स दैट यदि बैंकों की बात करें तो उनका जो है यदि आप देखेंगे तो नेट एनपीए या ग्रॉस एनपीए दोनों ही काफी निम्नतम स्तर पे हैं, और दूसरा सारे ही बैंक मोरलेस एक अच्छी तरह से कैपिटलाइज्ड है। तो किसी भी फर्दर ग्रोथ या डिमांड बाजार के अंदर आती है तो हम वेल पोजीशनड है उस ग्रोथ को फिनांस करने के लिए। सर, रेट कट के बेनिफिट्स अगर देखे जाए तो क्या वो प्राइस्ड इन है इस वक्त, या फिर अभी प्राइसिंग उसकी बाकी प्राइसिंग होने बाकी है अभी? रेट कट का यदि बेनिफिट की यदि बात करें तो सर, जैसे आपको पता है कि इमीडिएटली पास ऑन होना है फॉर एमएसएमई सेक्टर्स 125 बेसिस पॉइंट्स इमीडिएटली पास ऑन रिटेल और इसमें हो जाता है। तो वो पूरी तरह से ट्रांसमिशन है। जहां तक कि बड़े कॉर्पोरेट्स या बाकी के बारे में है तो एमसीएलआर के ऊपर प्राइसिंग उनकी होती है, जो डिपेंड करता है कि हमारा डिपॉजिट कैसे रीप्राइस होता है या रिसोर्सेस हम किस प्राइस पे लेके आते हैं। इसमें कहीं ना कहीं लैग होता है और ये स्लोली एंड स्लोली जैसे जैसे डिपॉजिट्स की रेट नीचे जाते जाएंगे ये भी पास ऑन होगा। ओवरऑल यदि इकोनॉमी की बात करें तो ज्यादातर यदि आप देखेंगे तो 60 to 70% ये ऑलरेडी जो है ट्रांसमिट हो चुका है सर। बिल्कुल, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन को लेकर Q4 और FY27 में आप क्या गाइडेंस लेकर चल रहे हैं, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाकर आरबीआई रेट कट करेगा? सर, जो हमारा इंटरनल हाउस का व्यू है कि हम ये इसको प्राइस करके चल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर यानी दिस क्वार्टर के अंदर हम कोई भी रेट कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज नंबर 1 सर। नंबर 2 ये है कि हम जो है अपना निम जितने लेवल पे अभी हमने डिक्लेयर किया है मोर और लेस हम इसी लेवल पे जो है Q4 को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 260 to 270, विद द एजम्पशन कि कोई रेट कट नहीं होने वाला है। इसके दो फैक्टर्स है सर। एक तो क्या है कि जो लास्ट रेट कट हुआ है दिसंबर के अंदर उसका इसका फुल जो है इफेक्ट इस क्वार्टर के अंदर आएगा, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा लो यील्डिंग एडवांस को हम रिड्यूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रैम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि हम जो है निम को स्टेबल रखेंगे एंड 260 to 270 हम इसको मेंटेन करेंगे। बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने बहुत साफ तरीके से बताया कि बैंक की जो नतीजे हैं उसको कैसे रीड करना चाहिए, आगे को लेकर गाइडेंस क्या है, एसेट क्वालिटी को कैसे आप बरकरार रख रहे हैं और निम्स को लेकर आपकी क्या गाइडेंस है। बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए टीना स्वदेश पे और बात करने के लिए हमारे साथ। चलिए एक काम करते हैं, हरीश जी से एक राय लेते हैं पीएनबी के ऊपर। पीएनबी पर आपका क्या नजरिया बनता है हरीश जी? नतीजे कंपनी के आए हैं और एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है जहां, लेकिन एक तरफ एनआईआई जो है वो थोड़ी बहुत डिक्लाइन हुई है, और आपने मैनेजमेंट को सुना कि मैनेजमेंट ने आगे को लेकर गाइडेंस दी है बहुत क्लियर। क्या नजरिया आपका बनता है हरीश जी?
बिल्कुल, अगर देखा जाए तो देखिए लास्ट हमने कुछ दिनों से एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है सारे पीएसयू बैंक्स में, स्पेशली एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। तो अगर मुझे लग रहा है कि इन बैंक्स में अभी भी तेजी बरकरार रह सकती है आगे जाके, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि जो लेवल्स हमें देखने मिल रहे हैं बहुत ज्यादा कुछ अभी तक पोटेंशियल है स्टॉक में, जब ऊपर की ओर देखने मिल सकता है। तो अगर स्पेशली अगर पीएनबी की बात करते हैं, पीएनबी में दो दिनों से हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है, लेकिन चार्ट सेटअप बहुत अभी भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि मैं यहाँ से स्टॉक प्राइस फिर से रिवर्स होते हुए नजर आ सकता है आगे जाके। ऊपर की ओर देखा है तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 145 143 लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां तक उछाल देखने मिल सकता है पंजाब नेशनल बैंक में। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि किसी के पास है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। जो भी डिप्स आता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं इन बैंक्सों में। और स्पेशली अगर पीएनबी की बात करते हैं, मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे बाइंग किया जा सकता है। नीचे में सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 120 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे लग रहा है कि जब तक इसके ऊपर होल्ड है, स्ट्रेंथ बना रहेगा, तो ऊपर के 140 145 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल खरीदारी किया जा सकता है पीएनबी में। ठीक है, काफ़ी बुलिश नज़रिया पीएनबी पर 120 का एक सपोर्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं और 140 से 145 तक के लेवल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। हरीश जी बहुत